हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल एडेप्टेशन। इसमें हम एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल एडेप्टेशन होती क्या है। सेल एडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल किसी भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजी के स्ट्रेस को रिस्पॉन्स में अपने साइज, नंबर, फेनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अपना फंक्शन में क्या करती है, चेंज करती है ताकि वो स्ट्रेस के साथ सर्वाइव कर सके। जब सेल पर कोई स्ट्रेस आता है तो सेल अपने आप उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और इसी को सेल एडेप्टेशन कहते हैं। तो हम अब देखेंगे कि जो सेल एडेप्टेशन होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी देखते हैं हम। It is reversible up to certain point, but if the stimulus persists or it severe enough from beginning, cell reaches a point of no return and suffers irreversible injury and ultimately cell death. इस सेल शुरू में क्या होती है, इंजरी को रिपेयर करने की कोशिश करती है। अगर स्ट्रेस कम हो गया होगा तो सेल क्या करेगी, वापस नॉर्मल हो सकती है। इसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। और जब सेल में एक ऐसी स्टेज आती है, ऐसा पॉइंट आता है जब सेल नॉर्मल नहीं हो सकती, इसको हम सेल डेथ कहेंगे। और सेल डेथ में कौन से टाइप से, एक होता है एपोप्टोसी एंड सेकंड होता है नेक्रोसिस। अब हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट जो कि आपको एग्ज़ाम में निकालना है क्योंकि इसमें आपके 5 मार्क्स डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल सेल्स जो कि क्या करता है, होम्योस्टैसिस करता है। मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखने का काम कौन करता है, होम्योस्टैसिस करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके 2 टाइप पढ़ेंगे, मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी। और एक टाइप है जो है एडेप्टेशन। आपको पता है कि एडेप्टेशन में 4 आते हैं, एट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी और मेटाप्लेजिया। और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें एक्यूट चेंज भी हो सकता है, क्रॉनिक चेंज भी हो सकता है। जब एक्यूट चेंज होगा तो सेल क्या करेगी, स्वेलिंग करेंगी। चेंज होता है उसमें 4 टाइप्स, मतलब और 4 टाइप्स बताए कि क्रॉनिक चेंज होने के बाद क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड, देन पिगमेंट एक्यूमुलेशन होता है, थर्ड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, फोर्थ होता है पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर, यानी कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर एबनॉर्मल मात्रा में जमा होने लगते हैं, उसको हम इंट्रासेलुलर बोलेंगे। अब जब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड जमा होता है उससे क्या होता है, 2 चेंजेस दिए हुए। सबसे पहले है फैटी चेंज, सेकेंड वन है कोलेस्ट्रॉल। ये 2 चेंज होते हैं। पिगमेंट एक्यूमुलेशन में क्या होता है, लिफोफ्यूजिन, मेलानिन, हेमोसिट्रिन एंड बिलिरुबिन। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि सेल के बाहर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होना, जिससे 2 चेंज होते। सबसे पहले है हैलोनोसिस एंड सेकेंड है एमिलोइड्स। देन जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है वो 4th पॉइंट में आता है। ये हो गए हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी में जब क्रॉनिक चेंज होते हैं तब क्या क्या होता है। और एक्यूट चेंज में तो आपको पता है कि सेल स्वेलिंग होती है। मतलब सेल इंजरी में एटीपी कम होता है, उसके कारण जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो ठीक से काम नहीं करता। इससे क्या होता है, जो सोडियम होता है वो अंदर आता है और जो वाटर होता है वो सेल के अंदर जमा होता है, देन सेल स्वेल हो जाती है। इसीलिए इधर हमें बताया गया है कि एक्यूट चेंज में सेल स्वेलिंग होती है। अब हम देखते हैं इरिवर्सल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल डेथ होती है। इसके 2 चेंजेस है, एक है एपोप्टोसिस एंड सेकेंड वन इज द नेक्रोसिस। सबसे पहले देखेंगे कि हम एट्रोपी। एट्रोपी मतलब क्या होता है, सेल की साइज कम होना और नंबर ऑफ सेल्स भी कम होना, तो ये होती है एट्रोपी। देन एट्रोपिड सेल्स आर स्मॉलर देन नॉर्मल बट दे आर स्टिल वायबल। मतलब जो नॉर्मल सेल्स से एट्रोपिड सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है। दे डू नॉट नेसेसरी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होंगी। अब उसके कुछ फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है कि एट्रोपी ऑफ लिम्फोटेशन विथ एज जैसे जैसे एज होता जाता है तैसे तैसे लिम्फोइड में कैसी होती है, साइज डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि एट्रोपी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ, एट्रोपी ऑफ गोनाड्स आफ्टर मेनोपॉज, डिक्रीज इन साइज ऑफ यूटेरस दैट ऑकर शॉर्टली आफ्टर पार्चुराइजेशन, देन एट्रोपी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो स्ट्रेंथ होती है बोन की वो भी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। देन हम क्या देखेंगे, पैथोलॉजी ऑफ एट्रोपी। सबसे पहले है उसमें स्टारवेशन, सेकेंड है इचेमिया और थर्ड है एंडोक्राइन एट्रोपी। स्टारवेशन में एट्रोपी में क्या होगा, जनरल वीकनेस आएंगी, इमेसिएशन होगा, एनीमिया होगा, उसको ही हम क्या कहेंगे,
कैक्शिया बोलेंगे, जो कि कैंसर में और इल पेशेंट में दिखता है। इशेमिया में क्या होगा, एट्रोपेड ब्रेन इन सेरेब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस दिखेंगे। और जो एंडोक्राइन एट्रोपी में हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होंगी वो स्मॉल होंगी। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, जो सेल के नंबर है वो इंक्रीज होंगे, उसकी साइज़ में कुछ नहीं होगा। उसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले देखेंगे कि हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो कि है हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब फीमेल ब्रेस्ट में प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण सेलुलर प्रोलिफरेशन बढ़ती है। देन एनलार्ज्ड साइज ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूटेरस इनलार्ज होने में बोथ हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया कंट्रीब्यूट करते हैं। देन फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी एज वेल एज हाइपरप्लेजिया। यहाँ कंसेप्ट याद रखें, कुछ ऑर्गन में साइज बढ़ने के लिए हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया दोनों का भी कंट्रीब्यूट हो सकता है। देन पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एस्ट्रोजन एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्किन वॉर्ड्स। अगर एंडोमेट्रिया में सेल प्रोलिफरेशन हो गया, उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया होगा और वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्किन वॉर्ड्स। सेकेंड एग्जांपल है कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। उसमें क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ लिवर होता है आफ्टर पार्शियल हाइपरटॉमी। मतलब अगर लिवर का कुछ हिस्सा सर्जिकल में रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग लिवर सेल प्रोलिफेट करके लिवर मास को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। उससे क्या होगा, रिजनरेशन ऑफ लिवर आफ्टर पार्शियल हाइपरटॉमी। लिवर की रिमार्केबल रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है। अगर लिवर का कुछ हिस्सा रिमूव किया जाए तो रिमेनिंग जो हेपेक्टोसाइट प्रोलिफेट करके लॉस्ट मास को रिप्लेस करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें और एक एग्जांपल दिया है, रिजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेशन, ये भी याद रखिए। देन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें सेल्स इंक्रीज होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स भी ऑर्गन की मतलब जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है वो भी इनलार्ज होते हैं, और इंक्रीज द माइटोसिस ऑफ द सेल, वो भी इंक्रीज होते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरट्रॉपी, जिसमें कि इंक्रीज इन सेल ऑफ द साइज नॉट नंबर ऑफ सेल। इसमें सेल की साइज इंक्रीज होती है, नंबर नहीं इंक्रीज होते, जो कि लीडिंग टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, जिसकी वजह से ऑर्गन का भी साइज बढ़ता है। इट इज़ अ सीन इन टिश्यू मेड अप ऑफ द टर्मिनली डिफरेंशिएट सेल, परमानेंट सेल। They can no longer divide, their only response to the stress to increase the size not the number। और जो फिजियोलॉजिकल जो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हमने देखा, उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं। देन हम देखेंगे अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। इसके एग्जांपल है हाइपरट्रॉपी ऑफ कार्डियक मसल, जो कि ऑकर्स इन सिस्टमिक टेंशन ऑफ कार्डियक वॉल्व डिसीज। जब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए जो इंक्रीज वर्कलोड होने से कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉपी होती है। हाइपरट्रॉपी ऑफ स्मूथ मसल ऑकर इन मस्कुलर आर्टरीज इन हाइपरटेंशन। उसमें भी यही बताया गया है कि हाइपरटेंशन में मस्कुलर आर्टरीज की जो स्मूथ मसल होती है वो भी हाइपरट्रॉपी हो सकती है। देन जो एथलीट होते हैं, जो मैनुअल लेबर्स होते हैं, उसमें भी जो स्केलेटल मसल की क्या दिखाई देती है, हाइपरट्रॉपी दिखाई देती है। मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है, जो कि जो एक एडल्ट सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएट एडल्ट टाइप को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। ये काम कौन सा है, मेटाप्लेजिया का है। देन उसके कॉजेज़ क्या है वो देखते हैं। मेटाप्लेजिया इज यूजुअली फुली रिवर्सिबल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू द chronic persistent injury if the noxious stimulus is removed, example cessation of the smoking। तो मेटाप्लेजिया एपिथेलियम में रिटर्न टू नॉर्मल। मतलब अगर कौन सी ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक इंजरी है, जो कि बहुत दिनों से उधर है, मतलब यानी लंबे समय तक रहने वाली जो इंजरी के कारण सेल अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल में जो चेंज करता है, उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पर लगातार इरिटेशन होता है, इसीलिए वो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या करती है, रिप्लेस करती है। इसे हम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया। सबसे पहले है एपिथेलियम मेटाप्लेजिया और सेकेंड वन है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। एपिथेलियम मेटाप्लेजिया हम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और जो मेटाप्लेजिया में स्क्वैमस मेटाप्लेजिया देखते हैं हम। ओरिजिनल जो एपिथेलियम सेल को क्या करते हैं, रिप्लेस करते बाय स्क्वैमस एपिथेलियम से। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर एग्जांपल क्रॉनिक इरिटेशन ड्यू टू स्मोकिंग, टोबैको, नॉर्मल सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स ऑफ ट्रकिया एंड ब्रोंकिया अंडरगो द स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, जो कि हमने अभी बताया था।
अब देखेंगे कॉलमनर मेटाप्लेजिया। कॉलमनर मेटाप्लेजिया में क्या होगा, जो ओरिजिनल इपिथेलियम हो रिप्लेस होगा कॉलमनर इपिथेलियम से। देन इसमें एग्जांपल है बैरेट इसोफेगस, जिसमें जो स्क्वैमस इपिथेलियम रिप्लेस करेगा बाय कॉलमनर इपिथेलियम से। ये एग्जांपल है कॉलमनर मेटाप्लेजिया का। और जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया उसमें क्या होगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी वो रिप्लेस बाय द सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होगी।